Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So today's video is about the important questions of pharmacology in semester 5 and आपने ये semester 4 में भी पढ़ा होगा and semester 6 में भी है. So pharmacology पढ़ने की एक basic trick होती है. Always refer one book, तो वो आपको तीनों semesters में helpful रहेंगी, either KD त्रिपाठी और Lippincott. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है बेस्ट रेफरेंस बुक्स का, so I would mention the link in the comment section or description box. You can go and just have a look upon it. एंड ऑलवेज सी टू इट कि आप कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं वो हमेशा फार्माकोलॉजी में पढ़े. पहला तो ड्रग का नेम, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स. सो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और नेम जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में कॉमन होगा. सो सी टू इट कि आप एक प्रैक्टिस रखें कि मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी को साइमल्टेनियसली पढ़े. और आपकी टीचर्स भी जरूर आपको ये रेकमेंड करती हो कि टू स्टडी देम टुगेदर, बिकॉज अगर आप एक जगह पढ़ते हैं तो आपका 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा उसका. सो इट्स वेरी हेल्पफुल कि आप दोनों को एक साथ पढ़ें. Speaking about the other things that you need to study, अगर आपको you need to score good marks, so you need to remember the uses, the adverse drug effects and drug interactions if any. So basic pharmacokinetics जो होता है, what the body does to the drug, हमारी बॉडी ड्रग को कैसे रिस्पॉन्स देती है. और फार्माकोडायनामिक्स जो है वो ड्रग हमारे बॉडी पे क्या असर करता है वो आता है. सपोज अगर आप एस्पिरिन की एक टैबलेट लेते हैं, सो बॉडी अब उस एस्पिरिन की टैबलेट को कैसे उसको ब्रेक करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स को आपकी ब्लड स्ट्रीम में डालेगा. दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. बट फार्माकोडायनामिक्स देखें तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. सो अब एस्पिरिन खाने के बाद आपने अगर एंटीपायरेटिक है, वो अनाल्जेसिक है, व्हाट एवर इट इज, एंटीप्लेटलेट, आपने जो भी यूज के लिए एस्पिरिन ली होगी, सब वो ड्रग ने बॉडी पे क्या ऐसा असर किया जिससे वो अगर पेन हो रहा था वो पेन कम हो गया, तो वो पेन किलर है. तो पेन किलर कैसे है, उसने क्या ऐसा किया जिससे वो पेन को सप्रेस हो गया. सो दैट इज व्हाट यू कॉल फार्माकोडायनामिक्स. सो ये दोनों टर्म्स आपको हमेशा याद रखनी है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स. स्पीकिंग अबाउट यूनिट नंबर 1, सबसे पहला है फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग्स. ये मेडिकेम में भी है, ये तीनों टॉपिक सेम टू सेम. सो प्लीज सी टू इट कि आप इन्हें अच्छे से करें. एंटी अरिथमिक ड्रग्स जो हैं इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. और जो 5 वाला है उसे मिसलेनियस क्लास कहते हैं. बट क्लास 1 में भी फर्दर सब डिविजन है, क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C. सो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स और कैल्शियम, अलग अलग चैनल्स होते हैं हमारे बॉडी में, आयंस होते हैं जो हमारे बॉडी का कंडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, क्लोराइड आयंस, एक्सेट्रा. सो क्लास 1 जो है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है. क्लास 2 जो है वो बीटा ब्लॉकर्स है, यानी कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, सिंपैथोलाइटिक. क्लास 3 जो है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है. क्लास 4 जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है. और क्लास 5 जो है वो मिसलेनियस है, यानी एडेनोसाइन, निकोटिनिक एसिड, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट आर यूज्ड फॉर एंटी अरिथमिक. सो आपको हर एक क्लासिफिकेशन में कुछ ना कुछ, अब ऐसे कुछ तो चीज अलग होगी जो ये सारे अलग अलग क्लास हुए हैं. सो क्या एक ऐसा पॉइंट है जो सबको अलग करता है, यू नीड टू रिमेंबर दैट बिसाइड्स ब्लॉकिंग एक्टिविटी वो क्यूपीडी यानी क्यूटी इंटरवल, यानी कि जो आपकी ईसीजी होती है, 2 टाइप का कार्डियोग्राफ्स होते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोएंसीफेलोग्राफ. एनसीफेलो जो है जो हम ब्रेन का करते हैं, ईईजी, और ईसीजी जो होता है वो हार्ट का होता है. सो क्यूटी इंटरवल पे उसका क्या असर है. एपीडी एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को वो शॉर्टन करता है या प्रोलॉन्ग करता है. वो डीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करता है या शॉर्टन करता है. वो रीपोलराइजेशन को प्रोलॉन्ग करता है या शॉर्टन करता है. ये अलग अलग पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दिए गए हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर देम वेल. नेक्स्ट है हमारा ड्रग्स यूज इन द CHF, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. सो काफी बार हार्ट फेलियर जो होता है वो मिसलेनियस कॉजेस की वजह से हो सकता है, या तो हार्ट की आर्टरीज वेन्स ब्लॉक्ड होती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोलेस्टेरॉल डिपोजिशन होती है काफी बार, एंड हाइपर लाइपोप्रोटीनियमिया हो जाता है, एक्सेट्रा.
सो हार्ट फेलियर में मेनली एक ड्रग यूज होता है, दैट इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कुछ पढ़े ना पढ़े इस टर्म को जरूर पढ़िएगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। और उसमें भी स्पेसिफिकली एक ही यूज होता है ज्यादातर, दैट्स डिजॉक्सिन। सो ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है प्लांट से, डिजिटालिस लेनाटा या डिजिटालिस पुरपुरिया। और इस अच्छे से आपको रिमेंबर करना है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, व्हाट डज दिस डू। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पे ये असर करता है, बट व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन डिटेल आपको पढ़ना है इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट जो है एंटी हाइपर लिपिडेमिक। सो काफी बार हम जब फैट्स तला हुआ खाते हैं, काफी बार लोग बोलते हैं तला हुआ मत खाओ मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So this condition is called as hyperlipidemia or hyperlipoproteinemia or hyperchylomicronemia और hypercholesterolemia. So ये इसके सिनोनिम्स आपको सारे ही सिनोनिम्स याद करने हैं। और अलग अलग टाइप्स के लाइपोप्रोटीनेमिया होते हैं, 1, 2A, 2B, 3, 4, 5। और आपका हर एक ड्रग्स जो होता है कौन से किस में यूज होते हैं, बट बेसिकली तीन ही क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है जो यूज होते हैं, दैट इज स्टैटिन्स, जो HMG कोए रिडक्टेस इनहिबिटर बोलते हैं हम जिन्हें। दूसरे हैं फाइब्रेट्स, दैट इज PPAR एक्टिवेटर्स, दैट इज पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स। और थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, बाइल एसिड सिक्वेस्टरेंस। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इजी है, हम समझते हैं थोड़ा इनसे डिटेल में। HMG कोए रिडक्टेस इनहिबिटर्स जो है, सिमिलरली नाम से ही पता चल जाता है कि HMG कोए रिडक्टेस एक एंजाइम है जो HMG कोए को मेवालोनिक एसिड में कन्वर्ट करती है। अब हमको मेवालोनिक एसिड से क्या लेना देना, हम इसको क्यों रोक रहे हैं। मेवालोनिक एसिड जो है ये कोलेस्टेरॉल बढ़ाती है। और हमेशा याद रखना बॉडी में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL और LDL। HDL जो है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड गुड कोलेस्टेरॉल। ये मत समझिएगा कि हाई डेंसिटी मतलब हाई है तो ये बैड होगा, दिस इज यूजुअली मिस इंटरप्रेटेड। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये जो होता है ये अपने में कोलेस्टेरॉल को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है ये डिपॉजिट्स हो जाती है। सो इट्स बेटर, HDL का बढ़ना इज अ गुड साइन, LDL का बढ़ना इज अ बैड साइन। सो ये जो था ये HMG कोए का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं बाइल एसिड सिक्वेस्टेरेंस का। तो बाइल एसिड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में कोलेस्टेरॉल और मतलब ये सारे सिंथेसिस होते हैं, राइट। बाइल एसिड का सिंथेसिस, कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस। अगर मैं बाइल एसिड का सिंथेसिस इंक्रीज करूं तो वो कंपीट करेगा कोलेस्टेरॉल के सिंथेसिस के साथ। अगर आप एक क्लास में टॉपर है और अगर आपके साथ कोई और भी है जो पढ़ने लगता है और जो आपको सेकंड आता है और उसके मार्क्स आपके कम है, सो डेफिनेटली वो देख के आप भी ज्यादा मेहनत करेंगे, आप भी ज्यादा कोशिश करेंगे कि पढ़ेंगे। तो सिमिलरली बाइल एसिड जो है ये नंबर 1 है, टॉपर है, और कोलेस्टेरॉल है जो सेकंड पोजिशन पे है। अब ये सेकंड पोजिशन से धीरे धीरे फर्स्ट पे आ रहा है, तो बाइल एसिड क्या करेगा, इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, देयर वुड बी अ कॉम्पिटिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिससे बाइल एसिड का सिंथेसिस और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में कंपीट करेंगे। तो बाइल एसिड एक्सक्रीट हम ज्यादा करेंगे तो उसका सिंथेसिस की नीड ज्यादा होगी। अगर हम कोई चीज का एक्सक्रीशन ज्यादा कर रहे हैं तो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो ये जो है ये बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बाइल एसिड सिक्वेस्टेरेंस का। they are sequestering agents, they are anionic exchange resins, so you just need to remember that. नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2, उसमें सबसे पहला है एंटी प्लेटलेट। एंटी प्लेटलेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलेरिया में आपने सुना होगा प्लेटलेट सबसे कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। सो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो होते हैं ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट करते हैं, और मेनली इसमें आपको एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल इज एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्रग, और क्लोपिडोग्रेल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक अजीब सा नाम है, एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। सो एडीपी रिसेप्टर जो होता है ये दे ब्रिंग अबाउट एक्टिवेशन ऑफ GP2A3B प्रोटीन्स है। सो इसका एक्टिवेशन होता है जिसकी वजह से
फाइब्रिन मीडिएटेड प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है। सो अगर मैं इस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दूं तो ना ये एक्टिवेशन होगा, ना ही फाइब्रिन बनेगा, ना ही प्लेटलेट एग्रीगेट होगी। अब आप अपना घर सपोज छोड़कर जा रहे हैं, सो अगर आप ताला लगाते हैं और अगर चोर के पास उस ताले की चाबी है तो वो इजीली घर के अंदर घुस सकता है। बट अगर आप दो ताले लगाते हैं तो अगर उसने एक ताला तोड़ भी दिया तो अंदर के ताले की चाबी उसके पास नहीं होगी। सो अगर वो चाबी ही नहीं होगी तो वो ताला खुलेगा ही नहीं, खुलेगा ही नहीं तो वो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, और अंदर घुस नहीं पाएगा तो चोरी भी नहीं हो पाएगी। सो यू कैन कोरिलेट, एडीपी रिसेप्टर ही नहीं होगा तो जीपी कहाँ से एक्टिवेट होगा, जीपी रिसेप्टर जीपी एक्टिवेशन होगा नहीं तो फाइब्रिन कहाँ से मीडिएट होगा, फाइब्रिन मीडिएट नहीं होगा तो प्लेटलेट कैसे बनेंगे। दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दैट आर एडीपी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एस्पिरिन जो है वो थ्रोम्बोक्सिन इनिबिटर है जो इरिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट करता है। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन डायूरेटिक्स, यानी कि यूरिन का बढ़ाना। काफी कंडीशन में हमें यूरिन कम होती है, अक्यूट किडनी फेलियर या किडनी इंजरी, सो तब काफी बार हमें एडेमा यानी कि एलिफेंटाइटिस सुना होगा, पैर सूज जाते हैं, एडेमा एक जगह पे पानी जगह भर जाता है और जगह जमा हो जाता है। सो डायूरेटिक्स जो है वो पानी को बाहर डालता है, वो डायूरेसिस क्लॉज होता है। अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लूप डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स, thiazide like diuretics and potassium sparing diuretics. So आपको ये सारे ही पढ़ने हैं और सारे का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लूप डायूरेटिक्स और कौन सा डायूरेटिक कहाँ एक्ट करता है, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या थिक असेंडिंग लिम ऑफ हेनलीज लूप या डिसेंडिंग लिम ऑफ हेनलीज लूप, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या वो सोडियम पोटेशियम क्लोरीन सिम्पोर्टर को ब्लॉक करता है या वो सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर को ब्लॉक करता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस वेल। एंड नेक्स्ट इफ वी गो टू सी एंटी कोएगुलेंट्स, कोएगुलेंट्स वो होते हैं जब हमें खून निकल रहा होता है, सो एक्सेसिव ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, हेमोरेज हो जाता है जो इसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, तो उसको हम कोएगुलेंट्स देते हैं ताकि ब्लड क्लॉट हो जाए, ताकि खून बाहर ना आए। एंटी कोएगुलेंट जो होता है, काफी बार हमने उनको कोएगुलेंट दिया, सो अगर वो कोएगुलेंट जो है वो बॉडी के ब्लड में ही अगर वो कोएगुलेट हो गया, सो ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, कोएगुलेशन की वजह से ब्लड सप्लाई कम होगा तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड सप्लाई कम हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो ऑटोमेटिकली आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। सो एंटीकोएगुलेंट्स में मेनली वारफारिन और हिपैरिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वारफारिन जो है ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, हिपैरिन जो है, इसके बीच का एक 9-10 पॉइंट्स का डिफरेंशिएशन है, यू नीड टू डू इट वेल। एंड हिपैरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वारफारिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखें तो यूनिट नंबर 3 है हमारी। यूनिट नंबर 3 में एनसेड्स, एनसेड स्टैंड्स फॉर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नाम बड़ा है लेकिन काम बहुत सिंपल है। पैरासिटामोल जो है वो एनसेड है, यानी कि अनाल्जेसिक है। अगर आपको पता ना हो अनाल्जेसिक क्या होता है, लेमैन लैंग्वेज में इट इज अ पेन किलर, यानी कि वो फीवर को कम करता है, पेन होता है तो पेन को रिड्यूस करता है, और काफी तो एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी कि अगर आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है, इचिंग एनीथिंग, सो वो उसको अपोज करेगा। एनसेड में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, कॉक्स 1 इनिबिटर, कॉक्स 2 इनिबिटर, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 एंड सिलेक्टिव कॉक्स 2 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपको वो क्लासिफिकेशन पढ़ना है एनसेड का। ऑल्सो पैरासिटामोल, एस्पिरिन, आइब्यूप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड, डाइक्लोफिनैक, ये कुछ ऐसे ड्रग्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसेड्स के, और आपको इसे एक्सट्रीमली अच्छे से याद कर लेना है। और इनके फंक्शंस, ये और निमेसेलाइड, इनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछे या ना पूछे ये जरूर नाम आपको याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि इनका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट जो है वो है ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इसमें भी अलग अलग होते हैं, एक होता है अमाइंस, एक होते हैं फैट्स, लिपिड्स होते हैं, कुछ होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स में हम देखें तो ब्रैडिकाइनिन, कैलिडेन, एंजियोटेंसिन, सब्सटेंस पी, ये सारे पॉलीपेप्टाइड्स में है।
एकोस्टेरॉइड्स यानी कि लिपिड्स में देखें तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सेन्स, ल्यूकोट्राइन्स, और अगर हम देखें अमाइंस में तो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, ये कॉमनली यूज्ड है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रैडिकाइनिन और एंजियोटेंसिन, क्योंकि एंजियोटेंसिन जो है हम हार्ट एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये सारे जो है हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। काफी बार जब बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं जिनसे उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाए। और कभी भी ऑलवेज रिमेंबर देयर आर सम कॉमन सिम्टम्स फॉर ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है। इधर आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा यानी कि आंखों में प्रेशर लगने लगेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा यानी कि आपका सर हेडेक होने लगेगा बार बार, स्टैबनेस इन द चेस्ट यानी कि आपको बार बार चेस्ट में पेन होता रहेगा, अंजाइना हो सकता है यानी कि अंजाइना रात को अचानक से सडनली चेस्ट में दुखने लगे, और स्वेटिंग होगी, पैल्पिटेशंस होगी, आपको बहुत ज्यादा अनएक्सेसिव स्वेटिंग हो जाएगी, पसीने बहुत ज्यादा आएगा। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के। नेक्स्ट हम देखें तो थायराइड हॉर्मोन्स। काफी बार हमने सुना होगा थायराइड हो गया है, थायराइड हो गया है। थायराइड हो नहीं जाता है, थायराइड ऑलरेडी होता है ग्लैंड्स में। थायराइड ग्लैंड होता है, वो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए हम बोलते हैं थायराइड हो गया। और थायराइड होने के तीन मेजर काफी रीजंस है वैसे तो। उसके तीन हार्मोन्स होते हैं T3, T4 और TCT। इनमें से कोई मेटाबॉलिक डिसफंक्शनिंग होती तो वो हो सकता है थायराइड। और थायराइड होने की वजह से हम बोलते हैं गॉइटर हो जाता है। सो गॉइटर बेसिकली दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन का अगर आप ज्यादा नहीं यूज करते, आपके नमक में आयोडीन होता है, टाटा नमक, उसमें आयोडीन होता है, जिसकी वजह से आपको गॉइटर नहीं होता है। वो गॉइटर जो है अपना आपका जो पूरा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो इतना स्वेल होके बाहर आ जाता है, वो दिखने लगता है, एनलार्ज्ड हो जाता है। सो दैट इज, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी थायराइड ड्रग्स, और उसमें भी प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड मिथाइल थायोयूरासिल जो इनहिबिटर्स है उसके। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, दे आर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स यानी कि वो ड्रग्स जो हम डायबिटीज में यूज करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। तो ड्रग्स अलग अलग ड्रग्स यूज होते हैं, जैसे बाइग्वानिड्स हो गया जिसका एग्जांपल है मेटफॉर्मिन, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स हो गए जिसका एग्जांपल है अकारबोज वोगलीबोज, सल्फोनिल यूरिया एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, उसका फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। सल्फोनिल यूरिया में सेकेंड जनरेशन में ग्लिमिपेराइड ग्लिपिजाइड आता है, फर्स्ट जनरेशन में टोलब्यूटामाइड एंड क्लोरप्रोपामाइड आता है। सो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपको बस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन ये याद रखना है। हमारी आखिरी यूनिट है यूनिट नंबर 5, उसमें है एंड्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये फीमेल हार्मोन है, जब फीमेल की प्रेगनेंसी होती है सो प्रोजेस्टेरॉन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये अब जो फीटस की देखभाल करता है, नर्चर करता है, जब तक एक अलग दूसरी एंजाइम होता है, दूसरी हार्मोन होता है, जब तक वो फॉर्म नहीं होता है तब तक प्रोजेस्टेरॉन जो है जो पेट में फीटस है उसको प्रोटेक्ट करता है। बट अब ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम ज्यादा होने की वजह से कैंसर जैसी बड़ी बड़ी डिजीजेस भी प्रोन हो सकती है। एंड्रोजेंस बेसिकली मेन में होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन जो एग्जांपल है जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, देन अलग अलग ऑर्गन एनलार्जमेंट, वॉइस भारी हो जाती है। सो ये सारे जो है ये सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स हैं जो मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन का रिस्पॉन्सिबल है और फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन। सो आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। दीज आर स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड्स है इसमें, यानी कि इसमें एक बहुत बड़ी रिंग है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन इस रिंग का नाम है। सिर्फ नाम बड़ा है, स्ट्रक्चर आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार इजी है। 3 रिंग है जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, दिस इज अ फिनेंथ्रिन रिंग, और उससे अटैच्ड एक एक रिंग है जिसमें ऑक्सीजन कनेक्ट कर रहा है 4 कार्बन को। नेक्स्ट हम देखें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो ड्रग्स होते हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉइटस होने के बाद अगर बेबी नहीं चाहिए होता है, या तो फेलियर ऑफ डिवाइसेस लाइक कॉन्डम्स अगर वो फेल हो जाते हैं। सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स तब देते हैं जब फीमेल को अनवांटेड प्रेगनेंसी करनी है, या तो फिर अगर रेप विक्टिम है, अगर वो फीमेल 18 ईयर्स से कम है, सो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर सकते हैं बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स।
एंड मेनली सेक्सुअल अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल। एक होती है 91 डेज पिल जो वुमेन को लेनी होती है, और उसमें 7 पिल फ्री डेज होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं। जब तक ब्लीडिंग होती है तो तब फेज में उस हिसाब से टैबलेट डिजाइन की जाती हैं। 84 डेज तक आपको ये पिल लेनी है और 7 पिल फ्री डेज होते हैं। सिमिलरली एक पिल होती है जो सिर्फ प्रोजेस्टिन ओनली पिल होती है, मतलब उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, मेनली लेवोनगेस्टेरॉल होता है। वो 21 डेज में फर्स्ट 10 डेज जो होता है वो ईस्ट्रोजन पिल्स होती हैं, और नेक्स्ट 11 डेज जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है उसमें। प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स को मिनी पिल्स भी बोलते हैं, मिनी प्रेस, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही है। और कुछ जो होती है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, यानी कि अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले लेना भूल गए कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सो आप होने के बाद आप क्या ऐसा करेंगे जिससे वो प्रेगनेंसी अवॉइड हो। सो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं हम विद इन 72 आवर्स। आफ्टर 72 आवर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद आपको ये पिल्स लेनी होती है, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स, जिनको हम इमरजेंसी पिल्स या मोनोफेजिक पिल्स भी बोलते हैं। अलग अलग पिल्स आती है, मालाडी, मोनोफेजिक पिल्स, बाईफेजिक पिल्स, ट्राईफेजिक पिल्स भी अब तो यूज होती हैं। सो ये जो पिल फ्री डेज होते हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। मेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इतना नहीं पूछेगा, बट फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायो एसे ऑफ डी ट्यूबरकुलारिन, डी ट्यूबरकुलारिन जो है वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, यानी कि वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। सो इसका बायो ऐसे करना है। और डिजिटालिस, डिजिटालिस एज वी मेंशन डिजॉक्सिन होता है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। और दैट्स इट फॉर दीज यूनिट्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and let me know in the comment section which video you want me to upload next. Thank you so much everyone.